हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है मार्च के करंट अफेयर्स पे एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस। तो बिल्कुल भी आपको वीडियो मिस नहीं करनी है एंड बीच में भी नहीं छोड़नी है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन तैयारी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से तैयारी प्लस परचेस कर सकते हो। तो काफ़ी ऑफर चल रहा है, उसमें छूट है, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। कूपन कोड भी वहाँ दिया हुआ है। तो चलिए गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि हर बार हर ईयर में आपकी स्वच्छता सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट निकाली जाती है, जो कि इस बेसिस पे निकाली जाती है कि वो शहर कितना ज़्यादा स्वच्छ है, कितना ज़्यादा साफ़ सफाई को प्रमोट कर रहा है, कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई वहाँ पर है। तो इस बेसिस पे ये स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट निकाली जाती है एंड इस बार भी लगातार तीसरी बार से इंदौर ने टॉप किया है। तो इंदौर पहले भी 2 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप कर चुका है और इस बार भी इंदौर ने ही टॉप किया। और इंदौर के बारे में बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, ये जो इंदौर है ये एमपी का एक शहर है। और तो एमपी के काफ़ी सारे शहर इस स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में आए हैं। जैसे कि शहर के अलावा आप जानते हैं कि कुछ और भी रिपोर्टें निकलती हैं, जिसमें राजधानियों की सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है, ऐसे करके बहुत सारी रिपोर्टें निकलती हैं। तो उसमें भी एमपी का एक शहर भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानी की रिपोर्ट में टॉप पर है। और इसके साथ साथ उज्जैन को भी काफ़ी स्वच्छ माना गया है। तो एमपी इस लिहाज से काफ़ी स्वच्छ है। अच्छा चलिए बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है इंदौर के बाद एंड थर्ड नंबर पे कर्नाटक का मैसूर है। तो ये हो गए हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो इस बार निकली है। ठीक है, तो इंदौर ने लगातार तीसरी बार भी टॉप किया है और अपना स्थान बनाए रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो भी शहर है जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप करता है तो उसको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। इस बार भी रामनाथ कोविंद द्वारा इंदौर को सम्मानित किया गया और सम्मान में इंदौर को ही नहीं, बाकी जितने भी राजधानी या शहरों ने टॉप किया उन सबको सम्मानित किया गया। और सम्मान की जो इनाम दिया जाता है, उस सम्मान के इनाम में गांधी जी की एक प्रतिमा दी गई है, ताकि उससे झलके कि ये स्वच्छता के ऊपर एक मिशन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में सुर्खियों में रहा हैलाकंडी जिला किस राज्य में है। तो बात कर लेते हैं हैलाकंडी जिला के बारे में, और ये है असम में। मैं आपको बता दूं कि आखिर ये क्यों इतना ज़्यादा सुर्खियों में था। तो जैसा कि हम बताएं कि एक रिपोर्ट निकाली गई, एक बोलते हैं कि डेल्टा रैंकिंग निकाली जाती है, एक तरह की रिपोर्ट होती है जो कि नीति आयोग निकालता है। नीति आयोग के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। तो नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग करता है। डेल्टा रैंकिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वहाँ पे कृषि का बहुत सारी चीज़ों को लेकर, कृषि, शिक्षा, इन सारी चीज़ों पे वो रैंकिंग दी जाती है। तो इस बार जिस जिला है जो हैलाकंडी, वो उसने टॉप किया है इसमें, और वो है असम का। और सबसे अच्छी बात ये मैं आपको बता दूं कि 2018 में इसकी रैंक थी 52 और अब ये सीधे पहुंच गया है इस साल 2019 में टॉप पर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, एकदम 52वीं रैंक से सीधे पहली रैंक पर आना बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। इस वजह से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी है हैलाकंडी जिला। ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो भी छत्तीसगढ़ का ही एक जिला है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश भर में कितने जीपीएस स्टेशनों की स्थापना की। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश भर में 22 जीपीएस स्टेशनों की स्थापना की है। आगे 13 जीपीएस स्टेशन और स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो 22 जीपीएस स्टेशनों की स्थापना की गई है, आगे 13 जीपीएस स्टेशन और स्थापित किए जाएंगे। और इनसे होगा क्या, इन जीपीएस स्टेशनों से, तो इनसे ये होगा कि जितने भी भूकंप आशंकित क्षेत्र हैं या फिर जहाँ ज़्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखी जाएगी और बहुत ज़्यादा निगरानी भी रखी जाएगी। तो इससे क्या होगा कि भूकंप अगर आता है तो उससे बचा
बचा जा सकता है। ठीक है, तो इन जीपीएस स्टेशनों से ये होगा। और बहुत सारी जगह, ये 22 जगह जीपीएस स्टेशनों की स्थापना ऑलरेडी हो चुकी है और अब 13 जगह और होगी। और इसमें काफ़ी है, जैसे जो अभी नई 13 जगहें जो रखी गई हैं कि वहाँ भी जीपीएस स्टेशनों की स्थापना हो। उसमें अंडमान की भी कुछ जगह है, जैसे आपका हो गया मिडिल अंडमान, ये सब हो गया, बहुत सारी जगह। और अब जो 22 है उनमें भी आपके काफ़ी सारे राज्य आ जाते हैं, शहर आ जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे हम थोड़ा सा और कि आखिर ये भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है इसका कार्य क्या है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि मौसम से रिलेटेड कार्य, क्योंकि ये भूकंप से रिलेटेड काम देख रहा है, तो सबसे पहले जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण था इसका मेन काम ये था कि कोयले के भंडार की एक तरीके से खोज की गई थी और देख रेख करना कुल मिला के ये काम था। लेकिन अब जो है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने धीरे धीरे हर एक काम, जितने भी मौसम से रिलेटेड है, वो सारे भूवैज्ञानिक कामों में अपना योगदान दिया है। और अभी ये एक हम बोल सकते हैं कि भारत का एक भूवैज्ञानिक संगठन बन गया है। ठीक है, तो अब जितना भी मौसम से रिलेटेड कार्य होते हैं, जो भी कुछ, तो वो इस भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अभिलेखागार का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया पीवी रमेश को। पीवी रमेश, इनको राष्ट्रीय अभिलेखागार का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। राष्ट्रीय अभिलेखागार के बारे में मैं कभी अगर डीप बताऊंगी तो ज़रूर आपको बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज़ादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण की हेल्प भी ली गई इसे बनाने में। और इसमें एक खास बात यह है कि ऐसे सभी लोग जिनके बारे में आप लोग ज़्यादा नहीं जानते कि उनका आज़ादी में क्या योगदान था, तो ऐसे लोगों को महत्व दिया गया है इस आज़ादी के दीवाने संग्रहालय में। इसमें जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय और भी बहुत सारी संग्रहालय भी बनाए गए हैं। मंदिर एक बनाया गया आज़ादी के ऊपर, जो मंदिर बनाया गया है ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। और जैसा कि मैंने बताया कि नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया पीएम द्वारा। एंड जितने भी लोग हैं ऐसे जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते लेकिन आज़ादी में उनका योगदान रहा है, उनके लिए ये आज़ादी के दीवाने संग्रहालय बनाया गया है। तो उनसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य ने अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नूतन दिशा पहल की शुरुआत की? नूतन दिशा, इसका मतलब है नई दिशा। ठीक है, और ये किस राज्य के अध्यापकों ने? तो मैं आपको बता दूं, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा राज्य के अध्यापकों ने नूतन दिशा पहल की, अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए नूतन दिशा पहल की शुरुआत की गई है। मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों किया गया। तो दरअसल में त्रिपुरा में एक सर्वे हुआ था और ये कुल मिला के देखा गया था कि सरकार को ये देखना था कि यार जो बच्चे हैं इसमें तीसरी क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों को रखा गया था। तो क्या मान लीजिए जैसे 3rd क्लास का बच्चा है तो क्या वो 4th क्लास की बंगाली बुक पढ़ सकता है? क्योंकि वहाँ आप जानते हैं बंगाली का पाठ्यक्रम है, तो क्या वो उस लैंग्वेज को पढ़ पाता है कि वो सिर्फ अपनी ही बुक पढ़ पाता है? तो ये चीज़ देखी गई। इसमें भी बहुत सारे बच्चे वो बुक्स नहीं पढ़ पाए, मैथ्स में वो जोड़ घटा नहीं पाए, भाग नहीं दे पाए। तो इससे ये पता चला कि कहीं ना कहीं जो पढ़ाया जिस तरीके जा रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अध्यापकों के लिए एक प्रशिक्षण स्टार्ट किया जाएगा जिसको नूतन दिशा नाम दिया गया है, यानी कि नई दिशा। तो इसमें 800 अध्यापकों को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे ताकि वो भी कुछ तकनीक से जुड़ें और आगे बच्चों को भी जोड़ सकें, और इनके साथ साथ उनका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा इसी माध्यम से। तो चलिए गाइज देखते हैं अब हम आगे का क्वेश्चन। तो आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किन देशों ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019 पर हस्ताक्षर किए? तो जिन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं उनके नाम हैं भारत, नेपाल, भूटान, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, तो इन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। और जैसा कि समझ में आ रहा है
नाम को देख के ही कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019, तो यानी कि ये राइनोस पे है, गैंडो पे है, और एशियन राइनोस पे है, यानी कि एशियन गैंडो के बारे में बात की गई है इसमें। और जैसा कि आप जानते हैं, वन हॉर्न राइनो जो कि एशिया में पाया जाता है वो विलुप्त हो रहा है, एक सींग वाला गैंडा। और इसके अलावा कुछ और भी गैंडों की प्रजाति है जो कि विलुप्त हो रही है, जैसे कि सुमात्रा के गैंडे, तो कुछ ऐसे गैंडे हैं जो कि विलुप्त हो रहे हैं। तो उनकी जनसंख्या पर नज़र रखी जा सके, कैसे उनको उनकी जो प्रजनन दर है, उनका जो वृद्धि है कैसे की जा सके, तो इन सारी चीज़ों पर सोच विचार कर रहे हैं देश। और कौन कौन से देशों ने पार्टिसिपेट किया? भारत, नेपाल, भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो हर 4 साल में जो होगी इस पर एक मीटिंग हुआ करेगी जनसंख्या पर विचार करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेख अहमद अल फहाद अल सबा को पुनः एशियाई ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया, वे किस देश से हैं? तो वे हैं कुवैत से, कुवैत। और मैं आपको बता दूं, ये जो शेख अहमद अल फहाद अल सबा हैं, ये प्लेयर के साथ साथ, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं प्लेयर तो हैं, इसके साथ साथ राजनेता भी हैं, यानी कि पॉलिटिक्स में भी उतने ही ज़्यादा एक्टिव हैं। और अब जो इनको एशियाई ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है, तो इस पद पे ये 2024 तक रहेंगे, और इससे पहले भी एक बार रह चुके हैं इस पद पर। ठीक है, तो अब इस पद पर ये रहेंगे 2024 तक, और ये है कुवैत से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा बेरेसीट स्पेसक्राफ्ट किस देश से संबंधित है? तो ये बेरेसीट स्पेसक्राफ्ट संबंधित है इजराइल से। और कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, बेरेसीट स्पेसक्राफ्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात कर ले बेरेसीट, ये जो वर्ड है, तो इजराइल में आप जानते हैं हिब्रू लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि इजराइल की बहुत पुरानी लैंग्वेज है, अब तो शायद उतनी ज़्यादा नहीं बोली जाती। तो जो हिब्रू लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का ये वर्ड है, और इसका मतलब है, जो कि बाइबल का पहला का स्टार्टिंग वर्ड है, जिसमें लिखा है शुरुआत में, बाइबल की स्टार्टिंग हुई है शुरुआत में से, तो उस ही वर्ड को यहाँ पे हिब्रू लैंग्वेज में बेरेशीट लिखा गया है। तो ये जो बेरेशीट स्पेसक्राफ्ट है, ये संबंधित है इजराइल से, और ये लूनर मिशन के लिए है, यानी कि चंद्रमा के लिए है ये मिशन। और मैं बता दूँ, ये पूरी तरीके से एक फंडिंग पे, एक दान पे ये जो मिशन हुआ है, ये चला है इजराइल में। और इसकी जो एक कीमत है, जो पूरा खर्चा आया, वो आया 700 करोड़ रुपए का, और ये पूरा दान की राशि से किया गया है। तो और भी बता दूं मैं आपको इसके साथ साथ, तो एक होती है, देखिए जो लैंडिंग की जाती है चंद्रमा पे, एक सॉफ्ट लैंडिंग और एक हार्ड लैंडिंग। तो पहले रशिया और अमेरिका ने जो लैंडिंग की थी वो हार्ड लैंडिंग हुई थी, यानी वो सरफेस से जाके सीधे टकरा गया था उनका जो स्पेसशिप था। लेकिन जो इस बार इजराइल ने किए है वो सॉफ्ट, अगर वो ऐसा सक्सेसफुल हो जाता है तो ये सॉफ्ट लैंडिंग ही होगी, और आई थिंक सक्सेसफुल हो ही जाएगा। और ये सॉफ्ट लैंडिंग होगी अगर ऐसा होता है तो फिर इजराइल भी जो आपका अमेरिका है, रशिया है एंड चाइना है, तो इनकी लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी तरीके से फंड पे बेस्ड है ये जो मिशन है, और इसके लिए तो काफ़ी सराहना की जाएगी इजराइल की, छोटा सा देश है और कितना ज़्यादा आगे प्रगति कर रहा है। तो चलिए गाइज, अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने बोलो नामक ऐप को लॉन्च किया? तो बोलो नामक ऐप को लॉन्च किया है गूगल ने। और इस ऐप के बारे में बता दो आपको कि इंडिया में जो बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पाते, उनके लिए या पढ़ नहीं पाते, उनके लिए ये ऐप बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये ऐप ऐसा ऐप है कि इसको अगर आपके पास नेट नहीं है, तो अगर एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड कर लिया है, तो लगभग उसमें 100 वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो आप बिना नेट के भी चला सकते हो, एक तरीके से उसमें प्ले हो जाती हैं। तो ये ऐप ऐसा ऐप है जो कि बहुत सारे बच्चों की, जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या गरीब बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और पढ़ नहीं पाते हिंदी या इंग्लिश को अच्छे से, तो उनके लिए ये जो ऐप है बहुत ही फ़ायदेमंद साबित भी हो रहा है। इस वजह से अब ये और ज़्यादा बच्चों में फेमस भी होगा। तो ये बोलो नाम का जो ऐप है, ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोंडी जनजाति भाषा को जनजाति जिलों में पढ़ाने का निर्णय लिया है? तो गोंडी जो
जनजाति है वो एमपी में पाई जाती है। और अब जो है जनजाति, आप जानते हो जनजातियां जो हैं लगभग ख़त्म होने की कगार पे आती ही जा रही हैं, हर जनजाति लगभग ख़त्म ही हो रही है। तो ऐसा ना हो, उनकी जो अपनी भाषा है वो ख़त्म ना हो, इस वजह से सरकार ने ये फैसला किया है कि जो जनजाति ज़िले हैं वहाँ पे जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें गोंडी लैंग्वेज को हम लोग सम्मिलित करेंगे, यानी कि जो बुक्स हैं उसमें ये लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये निर्णय लिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, ये लैंग्वेज उन जगह चलेगी जहाँ पे ये जनजाति जिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अल नगा 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस अन्य देश के बीच किया जाएगा? तो भारत और ओमान के बीच किया जाएगा। तो ये 12 मार्च से 25 मार्च तक चलना है। अल नगा 2019 ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और ओमान के बीच किया जाएगा 12 मार्च से 25 मार्च तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रथम अटल बिहारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया थंगा दारलोंग को। ये भी जनजाति समुदाय से बिलोंग करते हैं और इनके बारे में बता दूं कि इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। और इन्हें अपने संगीत के लिए जो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उसके लिए, जो कि एक बांस का इंस्ट्रूमेंट होता है, बांस से बना हुआ, उससे बहुत ही ज़्यादा मीठी ध्वनि निकालते हैं। तो ये 99 वर्ष के हैं, थंगा दारलोंग जनजाति समुदाय से बिलोंग करते हैं। इनको अटल बिहारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ठीक है गाइज, आज के हम लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। एंड हाँ, एक जो चीज़ थोड़ी सी छूट रही है उसको भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ जो मैंने अभी आपको बताया था कि हैलाकंडी ज़िला जो कि असम में है, जिसे कि जो कि सुर्खियों में रहा, एंड मैंने बताया कि उसने टॉप भी किया है, जो डेल्टा रैंकिंग है उसमें टॉप किया है। तो इसमें उसको 10 करोड़ रुपए की राशि जो है वो अतिरिक्त आवंटित की जाएगी। तो जो पैसा मिलना था वो तो मिलेगा ही, साथ में 10 करोड़ की राशि अतिरिक्त भी आवंटित की जाएगी। तो जो आज के हमारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं एंड आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।